फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेस आईआईटी नीट। आज हम लोग सेक्शन 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 जेईई एडवांस 2023 फिजिक्स का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस देखे थे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस थे सेक्शन 2 में और ये सभी जो है सिंगल आंसर टाइप है, मतलब एक ऑप्शन करेक्ट होगा चारों में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है बार ऑफ मास 1 kg, लेंथ दिया हुआ है इसका, वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाई कर रहा है और वन एंड ऑफ द बार इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इसको फिक्स कर दिया गया है विच इज फ्री टू रोटेट, और ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। एक स्मॉल मास m है। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जो दिया है हमारे पास एक बार है जो कि फिक्स्ड है, कहाँ पे, एक एंड पे फिक्स्ड है और ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है और इसका मास दिया है हमें 1 kg, अगर रिक्वायर्ड होगा 1 kg मास, और लेंथ हमें 0.2 मीटर दिया हुआ है। एक स्मॉल मास m है 0.1 kg का, जो कि मूव कर रहा है सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हॉरिजॉन्टल हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये इस तरह से एक मास मूव कर रहा है और ये बार जो एक पॉइंट पे फिक्स्ड है ऐसे रोटेट कर सकता है। और जो स्मॉल m मास है वो 0.1 kg का है और वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से ऑन अ पाथ परपेंडिकुलर टू द बार। इट हिट्स द बार एट अ डिस्टेंस ऑफ l/2, मतलब ये बार को यहाँ पे हिट करता है जाके, यहाँ पे। तो यानी कि जो स्मॉल m मास जो मूव कर रहा था वो इस तरह से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जिसका मास जो है 0.1 kg दिया हुआ है। बार का मास हमें 1 kg दिया है और इसका जो लेंथ है वो 0.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक, ये इसको हिट कर रहा है। उसके बाद बोला गया है जो मास है वो वापस रिटर्न करता है, आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन अगर ये वापस रिटर्न करता है तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी हमें v बोला गया है। तो चांसेस है कि वही हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और जब ये बार को हिट किया तो बार क्या करेगा, रोटेट करेगा, और बार रोटेट कर रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी हमको फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमें v और ओमेगा फाइंड करना है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में, हम इस बार को और इस मास को ले रहे हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स और यहाँ तक कि नेट टॉर्क भी जो है वो जीरो है। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो हम एक चीज जो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल होंगे। दोनों के एंगुलर मोमेंटम का सम जो है वो जो शुरू में था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है इक्वल होना चाहिए। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन है जिससे हमारे पास v और ओमेगा में एक इक्वेशन आएगा। और दूसरा जो हम जानते हैं वो ये कि यहाँ पे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो किनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुआ है सिस्टम का, तो इनिशियल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी कि किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो इक्वल होना चाहिए। दूसरा जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, वो इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास v और ओमेगा में रिलेशन इन दोनों इक्वेशन से आ सकता है और उससे हम v और ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। ये रॉड तो रेस्ट में था, इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। और ये जो स्मॉल m मास है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो होता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हमें, अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो r क्रॉस p करना होगा। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया। सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो हमारा जो r वेक्टर है और p वेक्टर, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा अगर हमको, तो क्या लिखेंगे, आर पी साइन थीटा होता है, बट वो थीटा इनके बीच का एंगल होता है जो यहाँ 180 माइनस थीटा है। तो साइन 180 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होता है, तो आर पी साइन थीटा हो जाएगा। इसको रीअरेंज करें, पी को ऐसे ही रहने देंगे, आर साइन थीटा को एक साथ लिखिए। तो आप देखेंगे कि जो आर है वो तो ये लेंथ है और थीटा ये रहा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करो। ये आर है तो ये आर कॉस थीटा होगा और ये आर साइन थीटा होगा, यानी कि जो आर साइन थीटा है वो l/2 के इक्वल है। आर साइन थीटा जो है वो l/2 के इक्वल है, यानी कि हम यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं p इंटू l/2। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट पाथ में चल रहा है उसका भी एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, p का मतलब क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम जो था वो p यानी कि mv। तो यहाँ हम लिख सकते हैं m, और v की जगह मैं u लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी को u लिख रहा हूँ क्योंकि v तो बाद वाली वेलोसिटी है। तो m u इंटू l/2 ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा स्मॉल m मास का, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। फाइनल मोमेंटम अगर हमें लिखना होगा तो आफ्टर कोलिजन ये रॉड जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया हमने ये माना है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा हो जाएगा। रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा।
और प्लस अच्छा डायरेक्शंस का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो r क्रॉस p करेंगे तो ये आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड को हम प्लस ले रहे हैं, इनवर्ड को माइनस लेंगे, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये भी आउटवर्ड आ रहा है, इसलिए हमने दोनों को प्लस में रखा। लेकिन जब ये कोलाइड करके वापस आ रहा होगा ये बॉल, तो आफ्टर कोलिजन जब ये वापस आएगा उसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये l/2 पे कोलाइड किया और यहाँ से ये वापस जा रहा है। अगर वापस जा रहा है तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो ये मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया, ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हो गया इसका। ये एंगल हमने अगर थीटा ले लिया मान लेते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। यानी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो फाइनल होगा किसका, इस बॉल का, वो क्या होगा, आर पी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए, और फिर से आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर साइन थीटा जो है वो l/2 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसको हम p इंटू l/2 लिख सकते हैं। बट हाँ p फाइनल होगा, फाइनल मोमेंटम लिखा जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ वो हम कैसे लिखेंगे, फाइनली इसका वेलोसिटी v हो गया है और शुरू में इसका मास m था, वेलोसिटी v हो गया था, तो mv हमें करना है सिंपली, यानी यहाँ पे ऐड क्या करना होगा। अच्छा एक डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, अगर हम r क्रॉस p करते हैं तो वो इनवर्ड आएगा, इनवर्ड का मतलब माइनस होगा, यानी कि माइनस mv इंटू l/2। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं, mu/2 इंटू l इक्वल्स टू आई कितना होगा, रॉड जो है वो एक एंड पे पाइवोटेड है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ml²/3, तो यहाँ पुट करते हैं इसको ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और यहाँ आएगा mv/2 इंटू l। तो यहाँ पे एक l से जो है l कैंसिल हो जाएगा, m का वैल्यू पुट करते हैं 0.1 है, 0.1 इनिशियल वेलोसिटी 5 था डिवाइडेड बाय 2, राइट साइड में मास कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ कितना हुआ है, हमें रॉड का लेंथ जो है 0.2 दिया था, तो 0.2 डिवाइडेड बाय एक l रह जाएगा यहाँ पे 3 ओमेगा माइनस m कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय v तो हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट हटाएंगे 5 1 4, यहाँ आ जाएगा 1/4, इस तरफ कितना आएगा ओमेगा बाय 15 2 1 2 15, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस v/20। तो ये आ गया इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, और सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, और ये सोल्यूशन जो यहाँ पे कर रहा हूँ इसके बाद का मैं 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 15 4 ओमेगा माइनस 3v, ठीक है, और इक्वल टू में यहाँ पे कितना है 1/4, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 15 बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट 4 ओमेगा माइनस 3v इज इक्वल टू 15, 4 ओमेगा माइनस 3v का वैल्यू कितना आया 15 आया। तो यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड v का वैल्यू कितना आएगा, इसको यहाँ लाते हैं 4 ओमेगा माइनस 15/3, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस v का वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में वहाँ पुट करके ओमेगा निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा इजी होगा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर सिंपली ऐड करते जाओ, शुरू में काइनेटिक एनर्जी जो है वो रॉड का 0 था, बाद में वो जो मास मूव करके आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² हो जाएगा, उस समय जो मास मूव करके आ रहा था। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ लिखा जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, रोटेशन में होता है ना, और प्लस साथ में क्या आएगा हाफ mv², हाफ mv², और v क्या है यहाँ पे, आफ्टर जब ये कोलाइड करके जो स्मॉल पॉइंट मास है मूव करके आ रहा है उसका वेलोसिटी हमने v माना था। तो यहाँ पे फिर से वैल्यूज को पुट करते हैं जल्दी से, क्या क्या वैल्यूज पुट की जाएंगी, हाफ जो है सभी में से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद m का वैल्यू कितना है 0.1 है इंटू u का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू I जो है इसका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या लिखेंगे ml²/3, वैल्यूज पुट करेंगे थोड़ी देर में, ओमेगा स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, प्लस m स्मॉल m कितना है 0.1 इंटू क्या होगा v², 0.1 इंटू v², इसको सॉल्व करते हैं 25 हो जाएगा 2.5, m का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू कितना है 0.2 का स्क्वायर 0.04 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा 0.1 v² आएगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 जो है एलसीएम लिया जा सकता है 2.5 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 0.04 ओमेगा स्क्वायर प्लस 0.3 v² आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, डिवाइड में हमारे पास 3 है, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इंटू 3 कितना होता है 75, यानी कि 7.5 इक्वल्स टू 0.04 ओमेगा स्क्वायर प्लस 0.3 v²। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आया है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से।
शुरू में रॉड का काइनेटिक एनर्जी 0 था, मास का हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, राइट साइड में रॉड भी रोटेट कर रहा है और मास का भी काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया है। अब इसको फर्दर हमें क्या करना होगा, v का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा और वहां से हमें ओमेगा मिलेगा, तो वो भी करते हैं जल्दी से। तो पुट करते हैं वैल्यूज जो हमें मिली यहाँ पे। सेवन 7.5 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, v की जगह हमें ये रखना है, बाकी यहीं रहेगा, तो 0.04 ओमेगा स्क्वायर प्लस 0.3 v स्क्वायर है, तो इसकी जगह रखेंगे हम लोग 4 ओमेगा माइनस 15/3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 7.5 इक्वल्स टू 0.04 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3/10 और यहाँ पे 4 ओमेगा, इसका हमें स्क्वायर एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर देते हैं 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 225 माइनस 2 इंटू 15 यानी कि हमारे पास 30 इंटू 4 यानी 120, यानी 120 ओमेगा और डिवाइड में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा। एक 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7.5 इक्वल टू 0.04 ओमेगा स्क्वायर और प्लस इसको भी ओपन कर लेते हैं 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 225 माइनस 120 ओमेगा और डिवाइड में क्या है हमारे पास 30 है, डिवाइड में 30 है, तो इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 इस तरफ आ जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 120 हो जाएगा, 2 के बाद 0 यानी कि 1.2 आएगा यहाँ पे, 4 इंटू 3 4 3 12 एक 0 2 के बाद पॉइंट, साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 225 माइनस 120 ओमेगा। लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करते हैं, 3 5 15 3 7 21 और 22 2 2 5 0 यानी 225 आ गया लेफ्ट में और यहाँ पे आएगा 1.2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 225 माइनस 120 ओमेगा। तो ये 225 और ये 225 जो है चलो कैंसल आउट हो गया, इससे हमारे पास चीज़ें आसान हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 16 और ये प्लस कितना हो गया 1.2, एक बार देख लें कुछ मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में, यहाँ पे 3 है 30 था, 30 को हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास 0.04 बाय 3 आया था, ठीक है ये भी सही है। v का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, एलसीएम लिया था हमने, करेक्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ये ऐड करेंगे 16 और प्लस 1 17.2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको यहाँ ले आते हैं 120 ओमेगा, तो ओमेगा एक कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाय 17.2, 120 डिवाइडेड बाय 17.2, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ एक 0 आएगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 6 12, 12 से अगर हम कैंसिल करना चाहें 12 एंड 5 नहीं, 12 से नहीं होगा, 2 से ही करते हैं, चलो 2 8 16 और 2 4 2 6 12 2 6 12 2 8 16 2 6 12, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 43, ओके। तो 300 डिवाइडेड बाय 43, ये हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आया, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 43 से, तो 43 से अगर हम डिवाइड करें 6 4 24 होगा, 7 4 28 हो सकता है, 7 3 21, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, एक बार अलग से कर लेते, 300 है, इसको हमें 43 से डिवाइड करना है, तो 6 से अगर करेंगे 6 3 18 6 4 24 25, 7 से करते हैं अगर हम लोग 7 3 21 7 4 28 29 291 7 3 21 7 4 28 29 30 301 आ जाएगा, तो 7 नहीं होगा 6 से स्टार्ट होगा, तो 6 से करेंगे 10 6 3 18 कैरी 1 6 4 24 25, यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा 4 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 और आएगा, तो हमें चाहिए 420, 10 पे 30 होगा यानी 9 चाहिए हमें, 9 से मल्टीप्लाई करें 9 3 27 9 4 36 37 38, तो 6.9 समथिंग आ रहा है, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ओमेगा 6.9 दिया है, 6.9 9 3 27 7 2 कैरी 9 4 36 37 38, 6.9 वाला कोई ऑप्शन है तो देखते हैं। ओके हमारे पास एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, जहाँ तक एक ही है, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें ओमेगा 6.98 है, इसमें 6.8 है, 3.75 है, यानी चांसेस है कि ये वाला करेक्ट होना चाहिए, तो ओमेगा जो है हमारे पास कितना आएगा 6.98 आ गया, ठीक है। इसके बाद फर्दर 8 से जाएगा तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 6.98 रेडियन पर सेकेंड,
V भी फाइंड कर लेते हैं। V फाइंड करना हमारे लिए इजी है, हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था V का, तो V के लिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। V इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 4 ओमेगा माइनस 15/3। अच्छा है ध्यान रखना, ये तो हमने राउंड ऑफ किया है क्योंकि सारे डेसिमल पॉइंट तक नहीं लिया, तो एक्चुअल वैल्यू कितना था 300/43, वो पुट करते हैं। जो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आया था 300/43, इसको यहाँ पुट करते हैं। तो 4 इंटू 300/43 माइनस 15 का 1/3 है। ठीक है, करते हैं इसको 1/3 या 3 को हम अंदर सेंड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 100/43 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 5, तो 400/43 माइनस 5। इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे 5 3 15, 5 4 20 21, और यहाँ पे कितना है 400 माइनस 215/43, 5 3 15 कैरी 1 5 4 20 21। सॉल्व करते हैं, 10 में से 5 5, 9 में से 1 8, और यहाँ पर जगह 3 में से 2 1, 185/43। इसको भी करते हैं, 3 4 12 4 4 16, 4 टाइम्स जाना चाहिए, देखते हैं 185 4 टाइम्स, 4 3 12 4 4 16 1 17, 3 आएगा यहाँ पे और 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट एक 0 और आएगा। इस बार हम 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 9 3 4 12, 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 4.3 समथिंग करके एक ऑप्शन है हमारे पास, 4.30 ये करेक्ट है, यानी कि ओमेगा का वैल्यू 6.98 होगा और V का वैल्यू 4.3 होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है। तो इस तरह से हमने एनर्जी कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करके काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो है जो सेकंड क्वेश्चन सेक्शन बी का था, मतलब टोटल 5th क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया है, कैपेसिटर से क्वेश्चन देख रहा है हमको। अ कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50/5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। ओके, ये 50/5 हो गया और इसका हाइट हमें 50 सेंटीमीटर दिया है, डायग्राम दिया हुआ है। इट हैज अ पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स, तो ये दोनों वॉल्स जो हैं वो पैरेलल जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है। दोनों का एरिया आप निकाल भी सकते हैं, 50/50 यहाँ पे आएगा। The remaining walls of the container are thin and non-conducting. The container is being okay. ये जो walls हैं thin है, मतलब separation बहुत कम है, और non-conducting है। ठीक, the container is being filled with a liquid. इस container को एक liquid से fill किया जा रहा है, with a liquid at a liquid of dielectric constant 3. ठीक है, liquid का हमें dielectric constant दिया हुआ है 3 at a uniform rate of 250 centimeter cube per second. Okay. What is the value of capacitance of the container after 10 seconds? तो हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है कंटेनर का आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये कंटेनर जो है बेसिकली ये कैपेसिटर है जिसका एक रीजन में डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। तो इसका एक सिंपल डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया गया है जिसमें कि एक रीजन में एक पार्ट में जो है वो डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है। अब वो पार्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। पहली चीज़ तो उस पार्ट के जो थिकनेस है वो तो सेम रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। हमें ये हाइट पता करना है, कितना हाइट तक फील्ड है। तो ये हाइट क्यों पता करना है, क्योंकि जब हमें ये हाइट पता चल जाएगा तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का जो केस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर जो है पैरेलल में कहलाएंगे, अभी हम देखेंगे कैसे, क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। तो ये दो कैपेसिटर है जो पैरेलल में लगे, ये केस हम यूज कर सकते हैं। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं 10 सेकेंड्स के बाद इसमें कितना लिक्विड फिल हो जाएगा वो फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल जो फाइंड करना है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो यहाँ पे फिल हो गया है आफ्टर 10 सेकेंड, वो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। इस तरफ कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल्ड जो होगा वो कितना होगा, हमें दिया है कि ये 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से फिल हो रहा है। तो 250 इंटू 10 कर देंगे, यानी 10 सेकेंड में कितना फिल हो जाएगा, 2500 सेंटीमीटर क्यूब इतना फिल हो जाएगा ये। इसका जो वॉल्यूम है हम कैसे लिख सकते हैं, इसका हाइट हमने h मान लिया है। ठीक है, हाइट जो हमने h माना हुआ है, बेस एरिया कितना हो जाएगा, अगर आप विड्थ देखें तो L जो है वो 5 है और V जो है ये 50 है, तो हाइट जो h है, तो एरिया इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 50 इंटू h, LBH इक्वल्स टू 2500। यहाँ से h हम निकाल सकते हैं 2500 डिवाइडेड बाय 250। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसमें इसका हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर का जो हाइट है वो हमारे पास जहाँ पे लिक्विड फील्ड है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा ठीक, अब ये हमें हाइट मिल ही गया है, तो अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ इसका हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी दिया हुआ है, के का वैल्यू 1 है। तो इस डायग्राम को हम दोबारा बना सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हो गए एक तरह से, ये हमें कितने, दो कैपेसिटर देगा। दो कैपेसिटर जो कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर हमें दो कैपेसिटर दिए हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो काफ़ी इजीली निकाला जा सकता है। देखते हैं कैसे। इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2। तो C1 और C2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। C1 अगर फाइंड करना है तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम है। और अगर हम C2 की बात करें तो C2 का वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि वहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू शायद क्वेश्चन में दिया है यूज करने के लिए 9 × 10⁻12, क्योंकि लास्ट में इसको पुट करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, यहाँ पे दो कैपेसिटर जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, C1 + C2 होता है। यानी दोनों को हमें सिंपली ऐड करना है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस K × एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, A को एक मिनट, दो कैपेसिटर है तो A1 D1 थोड़ी देर के लिए इसको लिख देते हैं, इसको A2 D2 लिख देते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, तो A1 बाय D1 प्लस K × A2 बाय D2। वैल्यूज देखते हैं, दोनों का जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो तो सेम है, तो D भी सेम है। तो हम चाहें तो यहाँ D भी कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी क्या बचेगा, A1 प्लस K × A2। तो एरिया ऑफ प्लेट्स जो है केयरफुली हमें फाइंड कर लेना चाहिए। तो एरिया ऑफ प्लेट पे अगर हम लोग फोकस करें तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो एरिया है ये लोअर प्लेट का एरिया है और इसके ऊपर अपर प्लेट का एरिया है। तो एरिया कैसे मिलेगा हमको, इसका लेंथ कितना है 50 है और इसका हाइट कितना है, हाइट हमने फाइंड किया था 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा 550 × 10 यानी कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास, A1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, A1 का वैल्यू हमारे पास आ जाए, सॉरी A2 का वैल्यू, ये हमने A2 लिया हुआ है, जो लोअर प्लेट है उसको हम A2 बोल रहे हैं, तो A2 का वैल्यू हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपर पार्ट का एरिया कितना होगा, ये वाला जो लेंथ रह गया, ये तो हमारे पास 40 रह गया, दिस इज 20, दिस इज 10, टोटल 50 है तो ये 40 होगा, और ये कितना है 50 है, तो 50 × 40 कितना होगा 5 × 4 यानी 20 हो जाएगा, और 2 0 यानी कि A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें A1 मिल गया और A2 मिल गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। इसका एप्सिलॉन नॉट हमें क्वेश्चन में क्या लेने के लिए बोला है, 9 × 10⁻12, तो 9 × 10⁻12, जो D का वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड में यहाँ पे A1 जो हमने अभी फाइंड किया, A1 का वैल्यू है 2000, तो 2000 प्लस K हमने देखा था 3 दिया है क्वेश्चन में, 3 × A2 का वैल्यू कितना है 500 यहाँ पुट करते हैं। ये ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम लोग ऐसा यूनिट में आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट करेंगे, और ध्यान रखना है इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये वैल्यूज ऐसा यूनिट में है। तो 9 × 10⁻12/5, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बस मुझे 100 से डिवाइड करना होगा एडिशनली। ये 2000 है, ये 1500 है, तो 1500 + 2000 यानी कि 3500 हो जाएगा, और इसको 1/100 से और डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 5 जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 7 कितना हो गया 63 × 10⁻12। ऐसा यूनिट्स में सॉल्व कर रहे थे तो ये फैराड में आएगा। हमें जो ऑप्शंस दिए थे वो पिको फैराड में दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 63 10⁻12 इज पिको, यानी कि 63 पिको फैराड। तो ये हमारा आंसर है करेक्ट, 63 पिको फैराड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कैपेसिटर से था, जिसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें दिया 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो है वो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली फ्रॉम इनिशियल स्टेट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, लिखते जाते हैं चीज़ों को, TA और V0 एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, तो इनिशियल स्टेट ये था, और फाइनल स्टेट जो है वो कितना है T फाइनल और 5 V0 एक्सपेंशन हुआ है, और TA और TF जो है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर से। और यहाँ पे दिया है ये 1 मोल है यहाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट केस में 1 है, नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अनदर मोल ऑफ द सेम गैस, ओके सेम गैस है, उसका भी 1 मोल ही है, एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम अ डिफरेंट इनिशियल स्टेट। तो इसका जो इनिशियल स्टेट है वो अलग है, वो TB से V0, यहाँ TB V0 से स्टार्ट किया इसने टेम्परेचर और वॉल्यूम,
हाँ लेकिन फाइनल स्टेट सेम है, फाइनल स्टेट इसका भी कितना है T फाइनल और 5 V नॉट, ये हमें दिया हुआ है। सेम गैस है, एक बार जो है उसका एडियाबैटिक सेम अमाउंट ऑफ भी गैस है, एक बार एडियाबैटिक प्रोसेस किया और एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस किया। फिर हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस आइडियल गैस इज गामा। ओके, हमें गामा दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट्स का जो रेशियो होता है Cp/Cv। हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ Ta/Tb, यानी कि ये Ta यहाँ पर है, हाईलाइट करेगा, Ta और Tb का रेशियो निकालना है। चलिए, अच्छा एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आइसोथर्मली गैस एक्सपैंड कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो TF है ये किसके इक्वल होगा, ये Tb के ही इक्वल होगा। सबसे पहली चीज़, ये कौन सा प्रोसेस था, आइसोथर्मल, और यहाँ पे जो हमें प्रोसेस दिया था ये एडियाबैटिक प्रोसेस था, ये एडियाबैटिक प्रोसेस था और ये आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो अगर TF Tb के इक्वल है तो यानी कि यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, Tb लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम Tb लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हमें जो है रेशियो डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही वेरिएबल के टर्म्स में दिए हुए हैं और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम लिखना चाहें तो PV⁴ गामा इज कांस्टेंट, और लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में, यानी P को हमें टेम्परेचर के टाइम में लाना होगा। तो P को हम लिख सकते हैं nRT/V इंटू V⁴ गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो nr तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ चला जाएगा, यानी T V⁴ गामा अपॉन V इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी T V⁴ गामा -1 विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स से हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया है। अब इसको दो केसेस के लिए यूज करते हैं, दो कौन से कंडीशंस हैं। शुरू में जो इसका वैल्यू होगा T1 V1⁴ गामा -1, जो किसके इक्वल होना चाहिए, T2 V2⁴ गामा -1 होना चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1⁴ गामा -1 होगा, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, T1 क्या है, इसको हम T1 बोल रहे हैं और इसको T2 बोल रहे हैं। तो पुट करते हैं, T1 का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, T1 को पुट करते हैं यहाँ पे, यानी कि Ta/Tb, और Ta मतलब शुरू में जो वॉल्यूम था वो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना उल्टा है, तो डिनोमिनेटर में V0 आएगा, ऊपर 5 V0 आएगा, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 5 V0, और इसका पावर कितना है गामा -1, V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि Ta/Tb का वैल्यू आ जाएगा 5 गामा -1। तो ये हमें रेशियो पूछा गया था, यानी जो हमारा आंसर है 5 गामा -1, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स से था और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर से है। क्या दिया है, 2 सैटेलाइट्स P and Q आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द अर्थ। ठीक है, द हाइट ऑफ P and Q फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो HP and HQ दिया है। HP का वैल्यू r/3 है, एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ P and Q ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी आर GP and GQ। तो पॉइंट P और जो पॉइंट Q है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GP और GQ दिया है। हमसे पूछा है GP और GQ का रेशियो क्या होगा, ओके सॉरी रेशियो दिया है, हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HQ, हाइट Q पूछा गया। ठीक, तो ठीक है, इसको जल्दी से क्लियर करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या, अर्थ है, अर्थ के सरफेस से हम दो हाइट्स की बात कर रहे हैं। तो एक सपोज हाइट जो है वो पॉइंट P क्या है और दूसरा हाइट जो है पॉइंट Q का है। ये हमें दिया हुआ है HP और ये हमें दिया हुआ है HQ। ठीक, और हमें HQ फाइंड करना है, HQ फाइंड करना है। HP का वैल्यू दिया है r/3, दूसरा यहाँ पे GP/GQ का जो वैल्यू है वो दिया है 36/25। ठीक है, हमें पता है कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय विद हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, G' मतलब एट एनी पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाय r/r+h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज को। तो GP का मतलब हमें वहाँ पे G लिखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r/r+ यहाँ पे HP आ जाएगा, वहाँ की हाइट जो होगी, और डिवाइड में यहाँ G इंटू r/r+HQ और इसका स्क्वायर, राइट साइड में कितना 36/25 आएगा। ठीक है, G से G यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आएगा r²/r। एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं, ये होल स्क्वायर है, यहाँ रूट हो जाएगा, तो क्या आएगा r/r+HP डिवाइडेड बाय r/r+HQ इज इक्वल टू 6/5, राइट साइड में रूट हो जाएगा तो 6/5 आएगा।
तो यहाँ पे सब कुछ पता है हमको, HP पता है, HQ निकाला जा सकता है। R से R कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आएगा R प्लस HQ अपॉन R प्लस HP इज इक्वल टू 6/5। फर्दर कैलकुलेशंस यहाँ कर लेते हैं साइड में। ठीक, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, R प्लस HQ तो हमें फाइंड करना है, HP का वैल्यू हमें R/3 दिया हुआ था, तो R प्लस R/3 इक्वल्स टू 6/5 हो जाएगा। तो R प्लस HQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर्ड करेंगे तो 4R/3 आएगा इक्वल्स टू 6/5। दिस इंप्लाइज दैट R प्लस HQ इक्वल्स टू 6/5 इंटू 4R/3 हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, यानी R प्लस HQ का वैल्यू कितना आएगा 8R/5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें HQ बहुत इजीली मिल जाएगा 8R/5 माइनस R, जो कि हो जाएगा 3R/5, यानी कि HQ का वैल्यू कितना होना चाहिए 3R/5 होना चाहिए। देखते हैं हमारे ऑप्शन में 3R/5 फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो सेक्शन 2 में पूछे गए थे। सेक्शन 3 के क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।